हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम ओसी विच इज रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं जो हमारा टॉपिक बाकी था पेज नंबर 43 पे, विच इज डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखो, डिसेंट्रलाइजेशन है, अगला टॉपिक है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। देखा जाए तो दोनों एक ही बात है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जो पावर, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी सारी एक टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में रहती है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। ठीक है, तो उसको डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर देना कि भाई सारा हेडेक क्यों टॉप लेवल के दिमाग के ऊपर देना है। थोड़ा थोड़ा लोड अगर डिवाइड हो जाए तो सबके लिए बेटर है ना। वही बात यहाँ पे हो रही है जिसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, अब वो करते कैसे हैं? बाय डेलीगेटिंग द अथॉरिटी, बाय डेलीगेटिंग द पावर्स, बाय डेलीगेटिंग द ड्यूटीज। तो डिसेंट्रलाइजेशन इज अ प्रोसेस, ठीक है, इट इज अ मेथड, एंड टू डू दैट यू हैव टू डेलीगेट द पावर्स। ऐसा होता है, तो दोनों चीजें सेम है। तो कहीं ना कहीं पहले हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं और फिर हम डेलीगेशन की बात करेंगे। तो कंसेप्ट बहुत सिंपल है और लैंग्वेज में रिपीटेशन भी काफी सारा है, तो मैं आपको हेड पॉइंट्स के थ्रू ज्यादा यहाँ पे फोकस करवाऊंगा। चलो देखें, कंसेप्ट वही है जो मैं आपको बता रहा था। द थॉट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी. The administrators have to themselves decide whether to have centralized or decentralized power in the organization. Small-sized organizations can have centralized powers and the large-sized organizations can have decentralized forms. ये obvious है, छोटी अथॉरिटी है। जैसे मैं मेरा कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास जो स्टाफ है उसकी एक लिमिटेशन है। ठीक है, 2-4 लोग काम कर रहे हैं, 8-10 लोग काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा स्टाफ नहीं है। तो डिसीजन मेकिंग का सारा काम, सारा पावर मैं मेरे हाथ में रख सकता हूँ। ठीक है, मैं उतना टाइम दे पाऊंगा उस चीज को लेके। लेकिन अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक है मुकेश अंबानी, तो ही कैन नॉट फॉलो सेंट्रलाइज सिस्टम। वो सब कुछ सेंट्रलाइज करने जाएंगे तो एक अकेला इंसान इतने लाखों करोड़ों के बिजनेस को, इतने हजारों लाखों के स्टाफ को कैसे हैंडल करेगा? दैट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट। तो वो यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट, कंसेप्ट देख रहे थे। मीनिंग, द डेलीगेशन ऑफ पावर फ्रॉम द अपर टू लोअर लेवल इन ऑर्डरली मैनर इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इसका मीनिंग हो गया। डेफिनेशन देखें, हेनरी फेयोल ने डेफिनेशन दी है, टू असाइन द पावर्स टू द सुपीरियर्स, टू एनेबल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एंड टू इंक्लूड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं कंपनी में, सुपीरियर्स हैं, ठीक है, मतलब जैसे मिडिल लेवल मैनेजर्स एंड ऑल, उनको पावर्स असाइन करना ताकि वो वर्क अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सके और डिसीजन मेकिंग में उनको भी इंक्लूड करना। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। इन दिस वे द अलॉटमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू दैट स्फीयर ऑफ पीपल, स्फीयर मतलब उस कैटेगरी के, उस रेंज के, who need to take decisions is called decentralization of power. It does not mean that all the powers are given by the upper level administrators to the lower level, but most of the powers are given. ठीक है, सारे पावर्स नहीं देंगे बट काफी सारे पावर्स दे देंगे जिससे आपका काम भी हो जाए और हमारा काम भी हो जाए। ऐसा इंपॉर्टेंस क्या है? तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी। बहुत फर्क पड़ता है सेंट्रलाइजेशन के बदले डिसेंट्रलाइजेशन करने से, काफी फर्क पड़ जाता है कि भाई टीम है, आपका काम आप करो, मेरा काम मैं करूंगा, मैं अपने काम पे ध्यान दूंगा, आप अपने काम पे ध्यान देगा। एक दूसरे के काम में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है और एक दूसरे के काम पे नजर रखने का टाइम वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं। तो हम एक दूसरे के ऊपर जो है ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट, इसके बेनिफिट्स क्या है और क्या इसके कुछ उन्होंने बोला है कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे। क्विक डिसीजंस, ये इसका प्लस पॉइंट है, जल्दी डिसीजंस हो पाएंगे क्योंकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। तो हर एक लेवल पे अपने अपने मैनेजर्स को अथॉरिटी दी गई है कि ये डिसीजन आप भी ले सकते हो, सीनियर्स के पास आने की जरूरत नहीं। दूसरा, लेस वर्क लोड ऑन द टॉप लेवल। वो ऑब्वियस है ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो वर्कलोड है वो कम हो जाएगा। इसके बाद बात हो रही है इंक्रीज मोटिवेशन की। इंक्रीज मोटिवेशन ऑब्वियसली, क्योंकि देखो, एक होता है कि टॉप लेवल मैनेजर ही सारे डिसीजन लेते हैं, आपको सिर्फ यस सर ही बोलना है। ठीक है, अब क्या हो गया कि आप मिडिल लेवल पे हो तो आपको भी कुछ डिसीजन मेकिंग पावर्स मिले, वेयर यू हैव टू डिसाइड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू एंड हाउ टू डू। तो उससे एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक आपको मोटिवेशन मिलता है कि यार मालिक जैसा फीलिंग आता है कि नहीं, मैं जो डिसीजन लूंगा वो फाइनल है,
टॉप लेवल मैनेजमेंट भी यहाँ पे इंटरफियर नहीं करता, उन्होंने काम मुझे सौंप रखा है, ठीक है। तो दैट इज द प्लस पॉइंट। इंक्रीज इन द मैनेजमेंट एबिलिटीज, मैनेजमेंट में और लोगों की एबिलिटीज भी उभर के सामने आती है, किसका इतना टैलेंट है, किसका क्या स्किल है काम करवाने का, वो सब पता चलता है उससे। और कंट्रोल भी इफेक्टिवली हो पाता है क्योंकि वर्कलोड जो है वो डिवाइड हो जाता है, तो कहीं ना कहीं बेटर कंट्रोल हो सकता है। हार्मनी भी क्रिएट हो जाती है क्योंकि होते ना, एक लेवल पे आपने काम बांट दिया है, भाई आप अपना काम ठीक से करो, मैं इंटरफियर करूंगा नहीं। जितना इंटरफियरेंस कम होगा उतनी हार्मनी मेंटेन होगी, ये बोला हुआ है। फिर कुछ लिमिटेशंस है। द प्लेस वेयर द ऑर्गेनाइजेशन इज रनिंग ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल and the business secrets are to be maintained with greater vigilance. In that case, decentralization cannot be accepted. छोटा बिजनेस है और एक होता है ना, बिजनेस की सीक्रेसी होती है, कैसे काम होता है, कहाँ से गुड्स खरीदते हैं, क्या उसका जो भी एक तरीके से बोल सकते हैं केमिकल फॉर्मूला या प्रोसेस, वो सब चीज़ें अगर सीक्रेट रखनी है तो फिर डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा नहीं है। ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करोगे तो लीक हो जाएगी इन्फॉर्मेशन और प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब है वही, डिसेंट्रलाइजेशन होता कैसे है? डिसेंट्रलाइजेशन इज एन आउटकम, ठीक है, और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज द मेथड, इज द प्रोसेस, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो अगर डिसेंट्रलाइजेशन करना है, मॉडल फॉलो करना है, तो यू हैव टू डेलीगेट द अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स पावर और ड्यूटीज दोनों एक साथ किसी को सौंपना, और जो एक्सेप्ट करता है वो भी सोच समझ के एक्सेप्ट करता है कि मुझे पावर्स मिल रहे हैं तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी साथ साथ में मिल रही हैं, मुझे वो भी फॉलो करनी है। क्लियर? डेफिनेशन दे रखी है, डेलीगेशन ऑफ पावर इज सच काइंड ऑफ प्रोसेस इन विच द एडमिनिस्ट्रेटर गिव्स अ पार्ट ऑफ द पावर्स टू हिज हेल्पर्स along with duties, and the helpers with the help of others for the purpose of work performance accept such powers consciously। ठीक है, तो एक तो मेरे को पावर के साथ साथ ड्यूटीज भी मिल रही हैं ताकि मैं दूसरों से काम करवा सकूं। तो टॉप लेवल मिडिल लेवल को पावर्स दे रहा है कि आप जाके जूनियर लेवल से लो लेवल वालों से काम करवाओ, और जो एक्सेप्ट कर रहा है मिडिल लेवल वाला वो भी बहुत ध्यान से एक्सेप्ट कर रहा है कि उसको जो पावर्स मिल रहे हैं उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल रही है, तो कॉन्शियसली काम करना बहुत जरूरी है। इन द डेलीगेशन ऑफ पावर फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज द मेन थिंग। द हेल्पर्स आर गिवन पावर्स एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू गेट द वर्क डन, but the final completion of the work and its responsibility rests with the upper level administrator only, and he cannot free himself from that। देखो, अब मैं कंपनी चला रहा हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, तो मेरे नीचे जो मैनेजर काम कर रहा है, अगर मैंने उसको पावर्स दिए हैं तो मुझे ध्यान रखना है कि वो पावर्स का ठीक से इस्तेमाल कर रहा है। अगर वो गलतियाँ करता है, वो नुकसान करता है, तो उस नुकसान का जिम्मेदार तो मैं ही रहूँगा ना। आखिरकार कहीं ना कहीं लायबिलिटी मुझ पे आएगी, क्लाइंटेज मेरी खराब होगी, रेपुटेशन मेरी खराब होगी। वो मैनेजर है, उसका एक लेवल से ज़्यादा नुकसान नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको जॉब से निकाल सकता हूँ, लेकिन जो कस्टमर के सामने इंप्रेशन खराब होगी वो तो मेरी होगी ना। तो आंसरेबल तो हमेशा मैं रहूँगा, ठीक है। तो उतना रिस्क तो मुझे मेरे ऊपर है, तो मैं फ्री नहीं हो सकता कि चलो अब तो टेंशन फ्री, दे दिया काम वो करता रहेगा। अरे ध्यान तो रखना पड़ेगा कितना काम किया उसने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन है, अच्छा ये तो हमने देख लिया। इम्पोर्टेंस देख लेते हैं डेलीगेशन ऑफ पावर, क्यों ये इम्पोर्टेंट है। वर्क एफिशिएंट मैनेजमेंट, हाँ तो ये ऑब्वियस है, एफिशिएंसी सबकी बढ़ जाती है, एम्प्लॉयज डेवलप होते हैं। देखो पॉइंट्स आपको सिमिलर मिलेंगे जो अभी हमने पीछे देखे थे, कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं है। हेड पॉइंट्स एज इट इज लिख देना, अंदर का एक्सप्लेनेशन सेम रहेगा। मोटिवेशन एज इट इज रिपीट, फालतू में 2 बार लिखा हुआ कोई जरूरत ही नहीं थी। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, मतलब जिसको जो काम आता है उसकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से उसको दिया है, तो एक वो स्पेशलिस्ट हो जाता है कि भाई ये काम यही करेगा, मास्टर ये इस चीज के अंदर, उस तरीके से। कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा ऑब्वियसली, ठीक है, तालमेल बैठा रहेगा क्योंकि टॉप लेवल और मिडिल लेवल एक दूसरे से अच्छे से बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और कम्युनिकेशन बेटर रहेगा, ये भी एक प्लस पॉइंट है। एक्सपांशन का स्कोप भी रहेगा क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट का बर्डन अगर कम होता है तो वो एक्सपांशन की तरफ जा सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं, वैसा। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, देखें क्या एलिमेंट्स हैं इसमें। इन्होंने बोला है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना, अथॉरिटी पावर प्रोवाइड करना, और अकाउंटेबिलिटी भी होती। मतलब देखो मैंने आपको कुछ पावर्स दी कि आप मिडिल लेवल पे हो तो यू कैन टेक दीज डिसीजंस, और ये आपकी ड्यूटीज हैं, आपको ये आउटपुट जनरेट करके देना है, एंड यू आर आंसरेबल टू मी। अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबिलिटी, ठीक है। तो आपने जो किया है
या आपको जो करने के लिए बोला गया है तो आपको प्रूव तो करना पड़ेगा कि जो मैंने बोला वो आपने ठीक से किया है नहीं। तो अकाउंटेबिलिटी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो उसकी भी बात यहाँ पे हो रही है। तो तीनों पॉइंट्स आ गए और उन्हीं तीनों पॉइंट्स को वापस से यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं उसको और कुछ उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, सिर्फ यही बताया कि ये 3 पॉइंट्स होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये एक पूरा आंसर है मेरे हिसाब से। आपको अगर पूछा जाए व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, तो उसमें 3 पॉइंट्स होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंट्रस्ट करना, कन्फर्मेंट अथॉरिटी प्रोवाइड करना और अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करना। ठीक है, उनसे क्वेश्चंस पूछना। आंसरेबिलिटी की बात हो रही है, लिमिटेशंस, डेफिनेशंस, इम्पोर्टेंस, ये सब अब पूरे आंसर बन जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट एक मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे और आपका चैप्टर इसके साथ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी क्वेरी हो इसमें एक बार थोड़ा लैंग्वेज पढ़ लेना, मैंने बहुत ज़्यादा वर्ड टू वर्ड फॉलो नहीं करवाया, मुझे पता है। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप उसको रीड करो और जो भी क्वेरीज हैं वो आप लेके आओ। ठीक है, थैंक यू सो मच।